स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के फिजिक्स के अध्याय नंबर 1, जो कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन है। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एनसीईआरटी बुक जो है ना, उसमें प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर एक ही चैप्टर के अंतर्गत ले लिया गया है। और अदर प्रकाशन जब आप लोग पढ़ते होइएगा या पढ़िएगा तो उसमें क्या है, ये दोनों चैप्टर जो दिखाई दे रहा है ना, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का जिक्र अलग अलग किया गया हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम है, 30 के आसपास है दोनों मिलाकर, और बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। चलिए, तो यहाँ पर पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण कैसे चलती है। प्रकाश की किरण कैसे चलती है? ऑप्शन है यहाँ पर सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो चलती है हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब चलती है। जब तक चलती है जब तक वो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से नहीं टकराती है। अगर वस्तु से टकरा गया तो क्या हो गया, उसका दिशा बदल जाता है, मतलब वो टेढ़ा हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है वो। तो प्रकाश की किरण कैसे चलती है? सीधी रेखा में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब न्यूनतम कहने का मतलब कि प्रकाश का वेग कम क्या चीज में होता है। इस ऑप्शन जो दिया हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में से सबसे कम किस में होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला नंबर निर्वात में, बी में जल में, सी में वायु में, कांच में। तो आप लोग निर्वात एक नया शब्द है, तो आप लोग नहीं जानते होगा तो जान लीजिए निर्वात की क्या चीज को कहते हैं। निर्वात उस जगह कहते हैं जहां पर वायु की मात्रा न हो। अगला जल तो आप लोग जानते ही होइएगा, वायु भी जानते होइएगा, कांच में। तो ये तीनों ऑप्शन के, ये चारों ऑप्शन का जब हम लोग तुलना करेंगे तो कांच कहने का मतलब है शीशा। शीशा में जो होगा प्रकाश का जो वेग होगा, मतलब चाल जो होगा, वो ये तीनों के तुलना में कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है ना, यानी गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो रोड पर चलता है, या मोटर गाड़ी ले लीजिए या बाइक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो गाड़ी के सामने देखते होइएगा जस्ट ड्राइवर के सामने एक दर्पण लगा रहता है, या आप लोग ऐनक समझ लीजिए। तो आप लोगों को लगता होगा क्या चीज़ कि वो ऐनक जो रहता है ना, वो ड्राइवर का मुंह देखने के लिए रहता है। ऐसी बात नहीं है, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है, पीछे के गाड़ी को देखने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होता है ना, प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और क्या बनता है? सीधा बनता है। और जो दर्पण जो होता है ना, 3 प्रकार के होता है, यहाँ पर 2 लिखा गया, इसके लिए सॉरी। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बने और क्या बने? सीधा बने, इसलिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। अगर हम लोग कर देंगे वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा? उससे प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा, और हमें बहुत दूर का क्षेत्र पीछे का देखना है, तो क्या हो जाएगा? हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गाड़ी क्या हो सकता है? एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट मालूम है? हेडलाइट कहाँ लगा रहता है? मोटर गाड़ी के हमेशा आगे लगा रहता है। तो उसमें किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस।
तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उस जो मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना, इसका प्रकाश फैलाने की क्षमता जो होता है अवतल लेंस में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत दूर तक के प्रकाश को फैला सकता है। तो आगे जो हेडलाइट होता है उसका काम क्या है? दूर तक रोशनी को फैला देना। तो इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन है नहीं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में प्रयोग होता है अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कहने का यहाँ पर समतल दर्पण तो यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि समतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या कितना हो जाएगा आप लोगों का? बी हो जाएगा। हमेशा काल्पनिक होता है। बस प्रतिबिंब का साइज कितना होता है? तो वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब छाया बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता होता है पावर, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है ना, क्षमता का एसआई मात्रक वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। मतलब शॉर्ट में इसे डी ध्यान रखिएगा, डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ, पथ कहने का मतलब हुआ रास्ता। तो रास्ता को जो मान लीजिए कोई किरण जा रहा है ना, और उसको ये किरण गुजर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। तो इसको रास्ता को जो दर्शाने के लिए जो चित्रों का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है यह क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता यानी कहने का मतलब लेंस का पावर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर क्षमता दे दिया 2 डायोप्टर। तो फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, P बराबर 1/f। P बराबर 1/f होता है। फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए P कहने का मतलब पावर दे दिया। पावर कितना दे दिया? तो 2D दे दिया। कितना दे दिया? 2D दे दिया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? 2 डायोप्टर दे दिया। तो यहाँ पर कितना है? 1/f। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला जो होता है ना 1 मीटर में होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोगों को सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? जब इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही आप लोगों का 2 दिया हुआ है, बराबर में 1 को मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/f हो जाएगा। 100/f। तीरा कोनी गुना करेंगे हम लोग कोना कानी तो कितना हो जाएगा? 2f बराबर 100। कितना हो जाएगा? 100। इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ गया? 50। तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर क्षमता प्लस में रहे, क्षमता जो देख रहे हैं 2D, ये क्या है? अभी जो आप लोग देख रहे हैं या क्या चीज़ में है? प्लस में है। एक तरीके से इसको 2D कह सकते हैं ना। कोई भी चीज़ का अगर साइन नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है तो प्लस में होता है। तो ये प्लस में रहे तो ये जो होगा आप लोगों का उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अगर यही माइनस में रहेगा, माइनस में अगर क्षमता इसका रहे तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। आप लोग ध्यान में बैठा कर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है? 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकसांतर कितना होगी? मतलब कि फोकस दूरी। तो यहाँ पर देखिए P बराबर क्या फार्मूला बताए थे? P बराबर 1/f। चलिए यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को ध्यान में आ गया, इतना होता है। तो अब बताइए आप लोगों को कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? आगे देखिए, चलिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/f
कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप लोगों को बताएं कि फार्मूला जो होता है ना P बराबर 1/f, ओ सॉरी 500 लिखा गया है, कितना हो जाएगा P बराबर 1/f, तो P बराबर हो जाएगा 100/50। काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2, मतलब कि इसका जो होता है क्षमता कितना आ गया प्लस में 2D आ गया। क्या आ गया प्लस में आया, प्लस 2D आया। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, प्लस 2D मतलब 2 डायोप्टर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरण का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है मतलब उत्तल लेंस का पावर कैसा होता है। तो अभी हम पीछे भी जिक्र किए हैं कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ना वो प्लस होता है, मतलब धनात्मक होता है, इसका क्षमता हमेशा धनात्मक होगा। और अवतल लेंस का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिया है कि उत्तल लेंस का क्षमता, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, जिक्र पीछे कर दिए हैं, क्या होगा इसका, ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है जब विभिन्न किरण को जब गुजारते हैं हम लोग लेंस से, तो इसमें किरण क्या होता है एक जगह पर जाकर एकत्रित हो जाता है, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाता है, इसलिए अभिसारी लेंस इस उत्तल लेंस को कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभी जिक्र किए हैं, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, सी में अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा अपसारी लेंस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें जो 4 ऑप्शन है, निम्न कहने का मतलब इसी 4 में से जो एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग क्या करने के लिए नहीं हो सकता है, तो लेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जल, कांच, प्लास्टिक, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी का प्रयोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बताया ही है कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो पीछे से जो गड़ी आता है या पीछे का जो दृष्टि, जो पीछे का जो क्षेत्र होता है उसे छोटा दूर में सिमट कर दिखाता है, वो है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो हजामती दर्पण के रूप में। आप लोग जानते हैं ना, सैलून में जो हजाम से जो ऐनक के रूप में प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने के समय दाढ़ी का जो साइज है, छोटा छोटा दाढ़ी भी रहे तो बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखाई दे, तो इसलिए अवतल दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब हवा
प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है कहाँ पर ही, तो अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है क्या चीज का? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी चीज में जो कैमरा लगा होता है ना, मोबाइल में लगा हो या फोटो शूट करने के लिए लगा हो, जहाँ भी लगा हो, जिस जगह पर जूम करने का काम होता है ना, कोई भी वस्तु को जूम कर करके जब देखा जाता है तो उस चीज में जो उसका अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। क्या चीज का होता है? उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, पीछे हम जिक्र कर दिए क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो बताइए आप लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आप लोगों का, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आप लोगों का तैयारी इस लॉकडाउन में भी बेहतर होते हुए आगे बढ़ता चले। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होइएगा चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर देखिए कि एक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक बराबर r/2। एक बराबर r/2, ये फॉर्मूला तो पता होगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी तो यहाँ पर 10 बैठा दीजिए, फोकस दूरी का मान 10 बैठा दीजिए। और r निकालने का है तो r तो हमें पता नहीं है, तो r के r हो जाएगा, r बटे कितना हो जाएगा? चलिए इसको कोना कानी गुना कीजिए, तो एक तरीके से यहाँ 1 होता है, कोना कानी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? r के r 10 दूना कितना हो जाएगा? r बराबर 20, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आप लोगों का? डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओह सॉरी, डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर कितना? 20 नंबर ना है, 20 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहने का मतलब कि निकलने वाली किरण। तो जब निकलता है किरण, जब टकरा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा किरण? तो परावर्तन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब अभिलंब से टकरा कर जब किरण गुजरता है तो वहां पर एक कोण का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब वही फिर से कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखना है, तो एक तरीके से जूमे करके देखा जाता है ना, तो किसका प्रयोग होगा वहां पर? फिर से होगा उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा केवल सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा केवल सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी नंबर, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का जो 2 नियम है उससे निर्धारित क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण आई बराबर कोण आर, पढ़े होइएगा आप लोग, कोण आई बराबर कोण आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, जैसा वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब आप लोगों को दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है?
लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो मुख्य फोकस की संख्या उसमें कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अच्छा से अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो थोड़ा समय तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया वो क्वेश्चन वही जिस क्वेश्चन का हम लोग पीछे जिक्र किए हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए तो यहाँ पर बारी बारी करके हम लोग जो अध्याय नंबर जो 1 था फिजिक्स के, उसके बारे में अध्ययन किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि कोशिश किए हैं कि जहाँ तक हो सके अपने तरीक़ा से बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी इसमें जो हम अभी लिख रहे हैं तो मोबाइल के स्क्रीन पर लिख रहे थे, इसलिए थोड़ा समझाने में नहीं बन पा रहा है ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा समय देकर वीडियो को बहुत अच्छा से देखकर और इसको याद कर ले। अगर आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का PDF के रूप में नोट चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से ऑल सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।